हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक हमारे पास जो है वो है पीरियोडिक वेव्स। पीरियोडिक वेव कौन से वेव्स होते हैं? वो वेव जिनका टाइम पीरियड क्या होता है? कांस्टेंट होता है। उस वेव्स को हम कौन से वेव्स कहते हैं? पीरियोडिक वेव्स कहते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पीरियोडिक वेव। डिस्कस करते हैं स्पीड्स। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि हमारे पास मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव के दो टाइप्स है। एक को हम कहते हैं मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव और दूसरे को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। बोथ रिक्वायर्ड अ मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। अगर हम स्पीड का फार्मूला लिखें तो ऑलरेडी हम स्टूडेंट जानते हैं स्पीड किसको कहते हैं। स्पीड कहते हैं डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अगर हमने किसी वेव का स्पीड फाइंड करना है, किसी पीरियोडिक वेव का स्पीड फाइंड करना है, पीरियोडिक वेव वो वेव होता है जिसका टाइम पीरियड क्या होता है? कांस्टेंट होता है, उसको पीरियोडिक वेव कहते हैं। तो स्पीड का सिंपल फार्मूला जो हमने चैप्टर 3 में भी पढ़ा हुआ है, तो स्टूडेंट ऑलरेडी हम जानते हैं कि द स्पीड इज v is equal to distance divided by time. The distance traveled by wave per unit time is called what? Speed. इसका मतलब है कि अगर हमें distance travel दिया जाए, distance travel by wave दिया जाए और time taken दिया जाए और हमसे कहा जाए कि find the speed of a wave, कौन सा wave? Periodic wave. तो हम यहाँ से अपने लिए किस चीज को find कर सकते हैं? Speed of periodic wave find कर सकते हैं। कौन सी यूनिट में find कर सकते हैं? मीटर पर सेकेंड में। अगर देखा जाए ये हमारे पास है ट्रांसवर्स वेव और ये हमारे पास है लॉन्गिट्यूडनल वेव। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो एक वेव होता है, वन वेव कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ। दिस इज वन वेव। अ वन वेव कंसिस्ट ऑफ वन क्रस्ट एंड वन ट्रफ। अ वन वेव कंसिस्ट ऑफ वन कंप्रेशन एंड वन रेयरफैक्शन। दिस इज अ वन सेट। अब अगर फॉर एग्जांपल कोई वेव है, ट्रांसवर्स वेव की बात करते हैं, अगर देखा जाए इस पॉइंट से स्टार्ट लेता है और इस पॉइंट पे वापस आके स्टॉप हो जाता है, लेट्स सपोज यहां से लेकर स्टूडेंट यहां तक, ये क्या कहलाता है? वेवलेंथ कहलाता है। हाउ मच टाइम इज टेकन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। सही था स्टूडेंट्स? याद रखें वेव के केस में हम डिस्टेंस को रिप्लेस करते हैं किस चीज से? वेवलेंथ से। और टाइम को रिप्लेस करते हैं किस चीज से? टाइम पीरियड से। सही था? इसका मतलब है एक वेव का जो टाइम होता है उसको हम नाम देते हैं टाइम पीरियड का। किस चीज का नाम देते हैं? टाइम पीरियड का। सो फिर इस इक्वेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं जो v इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाई टी। अगर हमें क्या दिया जाए, अगर हमें किसी वेव का वेवलेंथ दिया जाए और उसका टाइम पीरियड दिया जाए और हमसे कहा जाए कि फाइंड द स्पीड ऑफ वेव, सो इट इज defined as the ratio of the wavelength of the periodic wave to the time period is known as what? Speed of the wave. बाज़ औक़ात आपको दिया जाएगा कि एक वेव है जिसका वेवलेंथ फॉर एग्जांपल 2 मीटर है, उसका टाइम पीरियड आपको दिया जाए 1 सेकंड है। What will be the speed? You just putting value and solve. This is the first formula for the speed of the periodic wave. सर यहाँ से तो हम किसी पीरियोडिक वेव का वेवलेंथ भी फाइंड कर सकते हैं। किस तरह फाइंड कर सकते हैं? स्टूडेंट्स यहां से देखें, अगर मैं लैम्डा को अपने लिए सब्जेक्ट बनाऊं तो आप कहेंगे कि सर वेवलेंथ इज आल्सो डिफाइंड एज, किसी पीरियोडिक वेव का वेवलेंथ को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ स्पीड एंड टाइम पीरियड इज कॉल्ड वेवलेंथ। दिस विल बी द वेवलेंथ ऑफ व्हाट? पीरियोडिक वेव। इफ स्पीड ऑफ द पीरियोडिक वेव इज गिवन, time period of the periodic wave is given, to find the wavelength of the periodic wave just putting value and solve. स्टूडेंट एक और बात भी याद रखें, हम यहां पर टाइम पीरियड को भी फाइंड कर सकते हैं। बार बार कह रहा हूं, व्हाट इज टाइम पीरियड? एक वेव का जो टाइम होता है, एक वेव जब कंप्लीट होता है उसके टाइम को हम क्या नाम देते हैं? टाइम पीरियड। सो यहां से मैं कह सकता हूं कि टाइम पीरियड इज आल्सो डिफाइंड एज, ये इधर आ जाएगा बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, द रेशियो ऑफ द वेवलेंथ टू द स्पीड। बाज़ औक़ात आपसे कहा जाएगा एक पीरियोडिक वेव है, उसका स्पीड आपको दिया जाएगा, उसका वेवलेंथ आपको दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि व्हाट विल बी द टाइम पीरियड। फाइंड कर सकते हो? बिल्कुल हम फाइंड कर सकते हैं। याद रखिए स्टूडेंट, हम ये भी जानते हैं, मैं इसको लिख सकता हूं कि v इज इक्वल टू लैम्डा इनटू 1/t। और हम और आप ये जानते हैं कि हमारे पास द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड व्हाट? फ्रीक्वेंसी। और ये आपका 2023 का एमसीक्यू था। 2023 का जो एमसीक्यू था वो ये था कि द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड डैश फ्रीक्वेंसी। आसान एमसीक्यू आते हैं, इंतहाई आसान एमसीक्यू आते हैं। सही ना? अब देखें कितना आसान एमसीक्यू है। मेरे ख्याल पे ये जो है क्लास 8 का एमसीक्यू है। सही है? द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड व्हाट? फ्रीक्वेंसी। क्योंकि 8 क्लास में हम जो है वेव्स वगैरह डिस्कस करते हैं। सो यहां पर मैं कह सकता हूं कि 1/t की जगह f लिख सकता हूं। बिल्कुल। सो ये हमारे पास बन जाएगा लैम्डा इनटू f, या v इज इक्वल टू f लैम्डा। दिस इज अ स्टैंडर्ड फार्मूला। The periodic wave का जो स्पीड है, the product of frequency and wavelength is called dash. The product of frequency and wavelength is called dash. Your answer should be speed of the periodic wave.
स्पीड ऑफ द पीरियोडिक वेव। अगर फ्रीक्वेंसी हमें दिया जाए, वेवलेंथ हमें दिया जाए और हमसे कहा जाए कि फाइंड द स्पीड ऑफ द पीरियोडिक वेव, जस्ट पुटिंग वैल्यू एंड सॉल्व। इस एक फार्मूले से हम कितनी चीजें फाइंड कर सकते हैं? 3 चीजें फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें एफ और लैम्डा दिया जाए, हम वी को फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट। अगर हमें मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं कि फ्रीक्वेंसी इज आल्सो डिफाइंड एज v डिवाइडेड बाय लैम्डा, लिख सकता हूं। अब देखिए, टाइम पीरियड इज लैम्डा बाय v और frequency is v by lambda. If v is given, wavelength is given, the speed of the periodic wave is given, the wavelength of the periodic wave is given. To find the time period, just putting value and solve. कर सकते हो? Yes. अगर देखा जाए स्टूडेंट, यहां से मैं अपने लिए wavelength को भी फाइंड कर सकता हूं। चल lambda is equal to v divided by what? f. लिख सकता हूं lambda is equal to v by f. The wavelength of the periodic wave is defined as the ratio of the speed of the periodic wave to the frequency is known as wavelength of the periodic wave. अगर for example let's suppose student आपसे कहा जाए which one is the correct, कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, आप लोग बताएं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड दिस इज ऑप्शन डी। मैं यहां पर आपको ऑप्शंस दे रहा हूं। फॉर एग्जांपल नंबर 1 ऑप्शन v is equal to f lambda, सर ये तो हम जानते हैं, दिस इज करेक्ट। अगर मैं कहूं f is equal to v by lambda, सर दिस इज आल्सो करेक्ट। अगर मैं कहूं lambda is equal to v divided by f, और इधर मैं कहूं all of these, तो आप क्या कहेंगे? all options are the correct option। 3 किस्म के न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन इस पे आ सकते हैं। अगर आपको फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दिया जाए, स्पीड फाइंड कर सकते हो। अगर आपको स्पीड और वेवलेंथ दिया जाए, फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हो। अगर आपको स्पीड और फ्रीक्वेंसी दी जाए, आप किस चीज को फाइंड कर सकते हो? वेवलेंथ ऑफ पीरियोडिक वेव को फाइंड कर सकते हो। सुन, एक और फार्मूला, इसी फार्मूले से एक और फार्मूला अगर हम बना लें, हम और आप ये जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी in case of wave frequency is defined as the number of waves passes per unit time is called frequency. If number of waves is given, time taken is given, to find frequency, this is the formula. The number of waves passes to certain region per unit time is called what? Frequency, which is also measured in which unit? Hertz. इसके अलावा अगर देखें, मैं यहां पर इस फार्मूले को स्टूडेंट इस तरह भी लिख सकता हूं, v is equal to f lambda. Can I write v is equal to f की जगह लिख सकता हूं number of waves divided by time taken into wavelength, लिख सकता हूं? yes. बाज़ों का आपको नंबर ऑफ वेव्स दिए जाएंगे, टाइम टेकन दिया जाएगा, वेवलेंथ दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा फाइंड स्पीड। फाइंड कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर देखें स्टूडेंट्स, यहां से मैं अपने लिए नंबर ऑफ वेव्स को भी फाइंड कर सकता हूं। हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ वेव्स? ये टी इधर आ जाएगा, सही था। सो कैन आई राइट नंबर ऑफ वेव एन को अपने लिए सब्जेक्ट बनाएं, तो आप कहेंगे ये इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा v मल्टीप्लाई बाय t डिवाइडेड बाय लैम्डा। इस फार्मूले से हम नंबर ऑफ वेव्स को भी फाइंड कर सकते हैं कि हाउ मच पीरियोडिक वेव passes to a certain region. If the speed of the periodic wave is given, wavelength of the periodic wave is given, total time taken is given, to find the number of waves, how many wave passes to certain region, can you find if the data is given? Yes. स्टूडेंट, यहां से मैं अपने लिए टाइम ड्यूरेशन को भी फाइंड कर सकता हूं, हाउ मच टाइम इज टेकन। सो अगर यहां से अपने लिए टी को मैं सब्जेक्ट बनाऊं, जस्ट क्या कर लूंगा? बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो द टाइम टेकन बाय अ वेव टू passes to some region, if speed is given, wavelength is given, number of wave is given, so मैं लिख सकता हूं कि ये हो जाएगा हमारे पास n lambda divided by v। सही ना? ये एक ही फार्मूला है, इसको हम इधर उधर कर रहे हैं और मुख्तलिफ किस्म के एमसीक्यूज इससे हमारे पास बन सकते हैं। समझ आ रहे कि नहीं आ रहा? नाउ अगर देखें, हम तो ये समझ गए कि द पीरियोडिक वेव, याद रखिए ये जो फार्मूला है v इक्वल f लैम्डा, दिस इज फॉर पीरियोडिक वेव। सही था? ये कौन से वेव है? पीरियोडिक वेव वो वेव होते हैं जिनका टाइम पीरियड क्या होता है? कांस्टेंट होता है। नाउ अगर फॉर एग्जांपल हम कहें कि v इक्वल टू f लैम्डा, अब ये जो बात मैं यहां पे समझाने वाला हूं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। v इज इक्वल टू f लैम्डा, v इज इक्वल टू f लैम्डा। इसका मतलब है कि द स्पीड ऑफ पीरियोडिक वेव डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। अक्सर आपने देखा होगा एक वेव मूव करता है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ या डेंसर से रेयर की तरफ, तो कहा जाता है व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा, वेवलेंथ में चेंज आएगा, स्पीड में चेंज आएगा। सही था? तो आप कहेंगे कि सर हमारे पास तो 2 किस्म के वेव्स है, एक को नाम देते हैं मैकेनिकल और दूसरे को नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब गौर से सुनिए, अगर फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स मैं चेंज कर रहा हूं किस चीज को? चेंज इन मीडियम, चेंज
इन मीडियम, मीडियम के चेंज, एक में मीडियम चेंज कर रहा हूं और दूसरे में मैं सेम मीडियम ले रहा हूं, सेम मीडियम। दो बातें बच्चे जहन में याद रखें, दो बातें जहन में याद रखें। V is equal to F lambda, the formula of the periodic wave speeds. Change in medium, change in medium से मुराद आपने अक्सर सुना होगा, when a wave move from air to water, from rare medium to denser medium, तो medium change हुआ। Air is a rare medium, rare medium वो medium होता है जिसकी density small होती है। Water is a denser medium, glass और भी denser medium है, जिसकी density ज्यादा होती है, उसको denser medium कहते हैं। अगर for example medium change होता है, so the frequency will be remain constant, frequency will be remain constant. Why? Because frequency is the property of source, जिसने वेव पैदा किए हुए हैं। तो याद रखे जब भी मीडियम चेंज होता है तो फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता। The frequency will be remain constant. Why? Because frequency is the property of the source which produce wave. अगर एक पीरियोडिक वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता। सिर्फ अगर फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आता, फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट, तो फिर तो बात यह हो गई कि V is proportional to wavelength. There is a direct relation between V and wavelength. इसका मतलब है अगर वेवलेंथ इंक्रीज होगा स्पीड इंक्रीज होगा, अगर वेवलेंथ डिक्रीज होगा स्पीड डिक्रीज होगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब देखिए मैं यहां पे कह सकता हूं कि if we increase, why we increase, why the speed of the periodic wave increase when wave move from rare medium to denser? So आप कहेंगे स्पीड में क्यों इंक्रीज आ रहा है? क्योंकि वेवलेंथ में क्या आ रहा है? इंक्रीज। अगर देखा जाए if speed is decrease, नो वेवलेंथ क्या होगा? डिक्रीज। लेकिन क्या चीज कांस्टेंट होगा? फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी विल बी कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी विल बी कांस्टेंट। तो दो बातें जहन में याद रखें। पहली बात ये, जब भी एक वेव रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है या डेंसर से रेयर मीडियम में जाता है, सही ना? तो अगर देखा जाए मीडियम क्या हुआ? चेंज। तो मीडियम के चेंज होने से फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, द फ्रीक्वेंसी विल बी रिमेन कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट? सोर्स। तो सोर्स तो चेंज नहीं हुआ, सिर्फ वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चला गया। जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसका स्पीड चेंज होता है। व्हाई द स्पीड चेंज? बिकॉज वेवलेंथ चेंज। अब अगर फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स वेवलेंथ में इंक्रीज आ रहा है तो स्पीड में क्या आएगा? इंक्रीज। अगर वेवलेंथ में डिक्रीज आएगा तो स्पीड में क्या आएगा? डिक्रीज आएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? नेक्स्ट दूसरी बात जहन में याद रखें, इसकी तरफ दोबारा आते हैं। अगर सेम मीडियम है, सेम मीडियम, तो सेम मीडियम में क्या कांस्टेंट होता है? स्पीड कांस्टेंट होता है। क्या कांस्टेंट होता है? सेम मीडियम में स्पीड कांस्टेंट होता है। सर अगर स्पीड कांस्टेंट है, स्टूडेंट से देखिए, अगर स्पीड कांस्टेंट है, अगर दो फिजिकल क्वांटिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा तो उन दो फिजिकल क्वांटिटी के दरमियान हमेशा के लिए इनवर्स रिलेशन होगा। कौन सा रिलेशन होगा? इनवर्स। तो फिर मैं कह सकता हूं कि द फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, द फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, दो बंदे हैं, लेट्स सपोज आपके घर में आपके अम्मी अबू आपके फ्यूचर को डिस्कस कर रहे हैं और आपने जो है कान रखा हुआ है कि मेरे माँ बाप जो है मेरे पीछे क्या बोल रहे हैं। आपके फ्यूचर को डिस्कस कर रहे हैं कि लेट्स सपोज मेरा स्टूडेंट अगर फॉर एग्जांपल मेरा बेटा या मेरी बेटी अगर फॉर एग्जांपल जो है मेरिट में नहीं आया, हम उसका जो है प्राइवेट एडमिशन कर लेंगे, उधर जायदाद बेच देंगे, गाड़ी बेच देंगे, घर बेच देंगे, जेवरात बेच देंगे, छोटे छोटे बच्चे बेच देंगे, लेकिन इनको हमने डॉक्टर जरूर बनाना है। सही ना? और आपने कान रखा हुआ है। अब देखिए सेम मीडियम है, दोनों कमरे में बैठे हुए, मीडियम सेम है, लेकिन दोनों साउंड में आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। व्हाई? क्योंकि आपकी अम्मी का जो आवाज होगा वो श्रिल होगा, बारीक होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। और अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा, स्टूडेंट इधर देखें, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ क्या होगा? कम हो। और आपका अब्बू का जो आवाज होगा वो ग्रेव आवाज होगा, मोटा आवाज होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कम होगी, तो उसका वेवलेंथ क्या होगा? ज्यादा होगा। तो अगर देखा जाए एक ही मीडियम है, एक ही मीडियम है, अगर एक मीडियम है और दो साउंड्स है, उनमें आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं बाय फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो यहां से मैं कह सकता हूं अगर फ्रीक्वेंसी हाई है, अगर फ्रीक्वेंसी क्या है? अगर फ्रीक्वेंसी बच्चे हाई है तो याद रखें द वेवलेंथ विल बी स्मॉल। समझ आ रहा है ना? और अगर फॉर एग्जांपल फ्रीक्वेंसी लो है तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो वेवलेंथ होगा वो क्या होगा? वो हाई होगा। वो क्या होगा? हाई। इन अ सेम मीडियम इफ वी हैव टू साउंड्स डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, सो अगर देखा जाए रिजल्ट क्या होना चाहिए? फ्रीक्वेंसी विल बी चेंज। इफ फ्रीक्वेंसी चेंज वेवलेंथ मस्ट चेंज। तो इसका मतलब एक मीडियम में स्पीड हमेशा सेम होता है, एक मीडियम में स्पीड सेम होता है। अगर दो डिफरेंट साउंड्स है तो वो विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ होगा। ज्यादा फ्रीक्वेंसी, हायर द फ्रीक्वेंसी, हायर विल बी द पिच ऑफ साउंड,
the sound will be shrill. Shrill कहते हैं बारीक. Low the frequency, the pitch will be low, the sound will be grave. मोटा आवाज होगा. अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूं और यहाँ पर एक फीमेल टीचर भी जो है आपको पढ़ा रही है, तो आप मुझे देखेंगे या उसको देखेंगे? हाँ, आपको देखेंगे. अब अगर देखा जाए मैं भी पढ़ा रहा हूं और वो भी पढ़ा रहे हैं, एक ही मीडियम में हम पढ़ा रहे हैं, एक ही मीडियम है, लेकिन मेरा जो आवाज है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? कम. मेरी आवाज की फ्रीक्वेंसी क्या है? कम. वाई सर? बाय नेचर. और उसकी आवाज की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ज्यादा. उसकी आवाज श्रिल होगी और मेरा आवाज ग्रेव है. अगर देखा जो उसकी आवाज श्रिल होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, उसका पिच ज्यादा है, लेकिन उसकी आवाज की वेवलेंथ क्या होगी? कम. मेरा जो आवाज है वो ग्रेव आवाज है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कम. सही है? फ्रीक्वेंसी कम, पिच कम, द साउंड विल बी ग्रेव. तो मेरा आवाज आप लोगों पे अच्छा लगेगा या फीमेल वाला? मेरा आवाज अच्छा लगेगा. क्यों? क्योंकि ग्रेव आवाज है, वो तो श्रिल आवाज है. अब बदले दिमाग खराब की. ठीक सही ना? नरे आवाज बिल्कुल दिमाग खराब है, खराब ही करना खराब है. खैर देखें. अच्छा सुने, अब अगर फॉर एग्जाम्पल इधर देखें, अगर मेरे पास दो बातें जहन में मजीद याद रखें, दो बातें जहन में मजीद याद रखें. सर एक हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और एक हमारे पास है मैकेनिकल वेव. वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड द सेकंड इज मैकेनिकल वेव. दोनों की बात करते हैं. अगर हम बात करें EMW की, सर EMW क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. सही ना? और दूसरा हमारे पास क्या है? मैकेनिकल वेव. वन इज मैकेनिकल वेव एंड द सेकंड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. गौर से सुनिए, ये कल भी मैंने डिस्कस किया था. सही ना? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव याद रखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पीड है, यू नो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, n इज इक्वल टू c बाई v, n इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाई v. इसका मतलब है अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आता है तो डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, so the speed will be small. The speed will be small. If speed is small, wavelength is small. गौर से सुने, अगर फॉर एग्जांपल मैं पहले ले रहा हूं क्या, कौन सा मीडियम? डेंसर. अब देखिए रेयर, गौर से सुने, रेयर टू डेंसर. बात करते हैं रेयर टू डेंसर मीडियम. अगर एक अब देखिए हमने कल डिस्कस किया था, all electromagnetic waves move with the speed of light in vacuum, which is 3 multiplied 10 power 8 meter per second. समझ आ रहा है? दिस इज कांस्टेंट. लेकिन अगर कोई लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आता है तो डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा. जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, मीडियम डेंसर. जब मीडियम डेंसर, स्पीड कम. जब स्पीड कम, वेवलेंथ कम. फ्रीक्वेंसी इज रिमेन सेम. Frequency is remain same. So can I write if electromagnetic wave move from rare medium to denser medium, क्या constant होना चाहिए? आप कहेंगे कि सर frequency will be constant. और जब frequency constant होगा तो इसका मतलब स्पीड क्या होता है? अब देखिए rare to denser, speed is directly proportional to wavelength. Why the speed decrease? Because the wavelength decrease. अगर कोई हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेयर से डेंसर की तरफ आता है तो ये हम समझ गए कि द स्पीड विल बी डिक्रीज. इफ स्पीड डिक्रीज, वेवलेंथ डिक्रीज एंड वाइस वर्सा. सर वाइस वर्सा किसको कहते हैं? इसके बरक्स. सर अगर कोई वेव डेंसर से रेयर की तरफ जाता है, डेंसर से रेयर की तरफ, सही ना बच्चे? डेंसर से कौन सी वेव की बात कर रहे हैं? EMW की बात कर रहे हैं. अगर कोई वेव डेंसर टू रेयर जाता है, मतलब है कि वाटर से जाता है एयर में, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? कम. तो स्पीड क्या होगा? ज्यादा. इसका मतलब है, और फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कांस्टेंट. गुड. सो फिर मैं कह सकता हूं कि V इज प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ. V ज्यादा, why V ज्यादा? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम. अब देखिए जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्मॉल होगा उतना स्पीड क्या होगा? ज्यादा. जब स्पीड ज्यादा होगा तो वेवलेंथ क्या होगा? ज्यादा. तो बच्चे ये बात ध्यान में याद रखें, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आता है, फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है? नो, क्योंकि मीडियम के चेंज होने से फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता. स्पीड में चेंज आता है? यस. स्पीड रिड्यूस हो जाता है. व्हाई? बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स. जब स्पीड रिड्यूस हो जाता है, वेवलेंथ रिड्यूस हो जाता है. सो ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स व्हेन मूव फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, द फ्रीक्वेंसी विल बी कांस्टेंट, द स्पीड विल बी रिड्यूस, द वेवलेंथ विल बी रिड्यूस. एंड व्हेन ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मूव from denser to rare, the speed will be increase, the wavelength will be increase, the frequency will be remain constant. Good. Next, बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मैकेनिकल वेव. मैकेनिकल वेव, गौर से सुने, अगर हम बात करें मैकेनिकल वेव की
तो मैकेनिकल वेव में हमारे पास साउंड वेव इज आल्सो मैकेनिकल वेव, साउंड वेव इज आल्सो अ मैकेनिकल वेव, सही था। मैकेनिकल वेव का जो गुड एग्जांपल है डेली लाइफ में अगर देखा जाए वो हमारे पास है साउंड वेव। अगर फॉर एग्जांपल गौर से सुने, अगर मैं सेम मैं जो है कह रहा हूं रेयर टू डेंसर मीडियम, कम मीडियम रेयर टू डेंसर, रेयर मीडियम वो मीडियम होता है जिसकी डेंसिटी स्मॉल, और डेंसर मीडियम आगा मीडियम जिसकी डेंसिटी ज्यादा। अगर कोई साउंड वेव, वैसे आपके ख्याल में साउंड वेव प्रोपोगेट क्विकली इन सॉलिड, लिक्विड या गैस सॉलिड, याद रखें ये जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है इसका स्पीड डिपेंड करता है किस चीज पर, इलास्टिसिटी पर। आपने अक्सर देखा होगा ये जो हमारे पास ये जो गांव वगैरह में जो बकरियां चलाता है, सही था, गधा ने भी वसरा, बकरिया ने भी वसरा, सही था। अगर देखा जाए वो तो जानवर होते हैं, वो एक इशारे पे समझते हैं, इंसान एक इशारे पे नहीं समझता, जानवर एक इशारे पे समझता है। वो क्या करते हैं, 2-3 बंदे होते हैं तमाम। अगर देखा जाए जब रेल की पलटी आती है तो वो क्या करते हैं, वो जो बकरियां वगैरह होते हैं उनको कहते हैं कि मतलब स्टॉप, वो सारे स्टॉप हो जाते हैं। जानवर होते हैं जो जानवर तो समझते हैं ना, वो सारे स्टॉप हो जाते हैं। एक बंदा चला जाता है, वो अपना कान रेल की पटरी पे रख लेता है, रेल की पटरी पे रख लेता है। देखा हुआ, जब रेल की पटरी पे रखता है तो वो कहते हैं दूसरे बंदे को कि इनको ना छोड़े। क्यों? उसने अगर देखा जाए रेल की आवाज रेल की पटरी में सुन ली, क्योंकि द स्पीड ऑफ साउंड इज ग्रेटर इन सॉलिड्स एज कंपेयर टू एयर। या बाज़ औक़ात वो क्या करता है, कान रख लेता है और उस दूसरे बंदे को इशारा करता है कि रापरी गए, बस वो। आपने देखा हुआ, सुना होगा, देखा भी होगा। इसका मतलब है द स्पीड ऑफ साउंड इज ग्रेटर इन सॉलिड एज कंपेयर टू लिक्विड, एज कंपेयर टू गैस। डेंसर मीडियम में स्पीड ज्यादा हो जाता है। लेकिन याद रखें, अगर कोई भी वेव चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है चाहे मैकेनिकल वेव है, अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो क्या कांस्टेंट होता है, फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट। इसका मतलब है रेयर से डेंसर की बात कर रहे हैं, अगर रेयर से डेंसर की बात कर रहे हैं, नो स्पीड इज इंक्रीज। सर स्पीड क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि वेवलेंथ इंक्रीज होता है। क्या इंक्रीज होता है, वेवलेंथ इंक्रीज होता है। क्या इंक्रीज होता है, वेवलेंथ। समझ आ रहा है? अब देखिए इसके बिल्कुल उलट है, डिक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, कंफ्यूज नहीं होना, सही ना। अब अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं वाइस वर्सा कहूं, अब देखिए डेंसर मीडियम में वेवलेंथ इंक्रीज हो जाता है तो स्पीड क्या हो जाता है, इंक्रीज। इसका मतलब है डेंसर मीडियम की इलास्टिसिटी ज्यादा होती है, स्पीड ज्यादा होता है, वेवलेंथ ज्यादा हो जाता है, एंड वाइस वर्सा। सर वाइस वर्सा से क्या मुराद है, ये किसका नाम है, वाइस वर्सा से मुराद अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेयर से डेंसर की तरफ जाता है तो फिर तो ये है, और अगर डेंसर से रेयर की तरफ, डेंसर टू रेयर, तो फिर क्या हो जाता है, V इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। स्पीड क्या हो जाता है, डिक्रीज। वेवलेंथ क्या हो जाता है, डिक्रीज, बट फ्रीक्वेंसी इज रिमेन कांस्टेंट। आप लोग का क्लास 9 का एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, सॉरी क्लास 10 का। एक होते शेलो वाटर, एक होते डीपर वाटर। शेलो वाटर याद है लेस डेंस होता है, और डीपर वाटर हम ज्यादा डेंस लेते हैं। इसका मतलब है कि द स्पीड ऑफ वेव इन शेलो वाटर विल बी मोर या डेंसर वाटर विल बी मोर। सो डेंसर वाटर में स्पीड ज्यादा हो जाता है। आप लोगों ने ये वाला फिगर आपका अगर आपको याद हो तो, अगर देखें ये हमारे पास है रेयर मीडियम, यू नो दिस इज कम गहरा पानी, दिस इज कॉल्ड शेलो वाटर, और दिस इज कॉल्ड डेंसर मीडियम। ये आपका क्लास 10 का एमसीक्यू है, अगर आपको याद हो तो। सर क्लास 10 से भी एमसीक्यू आ सकते हैं, यस। ये आपका क्लास 10 का नहीं है, बल्कि सर ये तो क्लास 7 में हमने पढ़ा है, क्लास 8 में पढ़ा है। द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। पढ़ा कि नहीं पढ़ा, सीधा। आप 9-10 के बुक्स भी मस्त पढ़ें, 9 के 10 के फिजिक्स के लिए स्पेशली मैं बता रहा हूं, 9-10 के लिए जो बुक्स है, सही, उनके जो बैकवर्ड एमसीक्यू है हर एक्सरसाइज के बाद, वो भी मस्त पढ़ लें, सही ना। इधर देखिए ये डेंसर मीडियम है। कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम से मुराद ये कौन सा वाटर है, डीपर वाटर। गौर से सुने आपने ये वाला। अब देखिए जब एक वेव रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ आता है, ये रेयर मीडियम है, और ये सर आपने ये पाथ क्यों चेंज किया, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। द बेंडिंग ऑफ वेव इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। जैसे अगर फॉर एग्जांपल लेट सपोज मैं अपने हाथ को पानी में डिप करूं, मेरा हाथ मुझे क्या नजर आता है, टेढ़ा,
तो मैं क्या करूंगा, मतलब है कि जाऊंगा डॉक्टर को कहूंगा कि मेरा हाथ जब पानी में मैं डिप करता हूँ तो वो जो है टूट जाता है, वो मुझे टेढ़ा नजर आता है। अगर आपको फॉर एग्जांपल आप जो है हड्डियों के डॉक्टर बन गए और एक मरीज इस तरह आया कि मैं जब पानी में अपने हाथ को डिप करता हूँ तो ये टूट जाता है, ये टेढ़ा हो जाता है, तो सुबह कोई अगर तब इलाज ली कही अगर फीस पोर तो वापस कोई तो बहुत सवाई। दिस इज बिकॉज ऑफ व्हाट, दिस इज बिकॉज ऑफ व्हाट, रिफ्रैक्शन। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट, वेव। अब देखिए गौर से सुने, अगर देखा जाए ये शेलो वाटर है, कौन सा वाटर है, शेलो, शेलो वाटर है। अब देखिए ये दो लाइन के दरमियान फासला क्या बता रहा है, वेवलेंथ बता रहा है। ये प्लेन वेव्स है, प्लेन वेव्स है। अगर कोई वेव रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है उसका स्पीड क्या हो जाता है, इंक्रीज। व्हाई द स्पीड इंक्रीज, जल्दी बताएं, वेवलेंथ इज इंक्रीज। तो दो लाइंस के दरमियान ये फासला भी देखिए क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। इसका मतलब है कि सर अगर कोई वेव शेलो वाटर से डीपर वाटर की तरफ जाता है, सही ना, कौन से वेव की बात कर रहे हैं, मैकेनिकल वेव की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है उसका वेवलेंथ इंक्रीज हो जाता है, उसका स्पीड इंक्रीज हो जाता है, और वो अगर देखा जाए क्या हो जाता है, रेयरफेक्ट भी हो जाता है। क्या हो जाता है, रेयरफेक्ट। रेयरफेक्ट का मतलब है इसका पाथ ये होना चाहिए, लेकिन ये अपने पाथ को डिविएट कर लेता है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ वेव। आपने पढ़ा होगा रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, ये आप लोगों ने पढ़े होंगे। यहां तक किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं।